नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम झूठा सच उपन्यास देख रहे हैं। इसमें हमने लगभग बहुत से भाग देखे हैं और आज देखने जा रहे हैं अगला भाग। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि जो अदालत से जो है वह रिकी राम ने और जो अन्य जो व्यक्ति है उसके साथ वो साजिश रचकर उन्होंने प्रेस पर कर्ज लिया था और उसकी चर्चा कनक, पुरी, गिल और नई कर रहे हैं। यहाँ तक हम देखा था और इसके आगे यहाँ से हम देखेंगे कैसा आदमी है, प्रेस में कितने दिन से किस स्थिति में काम करता है, आलम मालिक कौन है, पास पड़ोस के लोग कौन पूछवा लेते। यानी वह कहते कि रिकी राम जो है वह कौन है और प्रेस में किस पद पर काम करता है, ऐसी पूछताछ हो रही है। कन्नी तुम जाहिलों की तरह बातें करती हो, नैयर ने डांट दिया। अदालत को व्यक्ति और तथ्य से मतलब नहीं होता। यानी वह जो नैयर कहता है कि अदालत को सिर्फ वहाँ सबूत चाहिए, व्यक्ति और अन्य तथ्यों से कोई मतलब नहीं होता। वहाँ कानून है और कानून केवल सबूत मांगता है, ऐसा नैयर समझाता है। कानूनन यदि अदालत या जज को व्यक्ति और तथ्य की जानकारी हो तो भी उसे ज्ञान से प्रभावित नहीं होना चाहिए या उसे मुकदमे को अपनी अदालत से बदल लेना चाहिए। यानी जो भी है वह नैयर जो है वह वकालत करता है तो उस तरीके से वह समझा रहा है। पर क्यों? कनक ने विस्मय प्रकट किया। जज वास्तविकता जाने बिना कैसे करेगा? यानी कनक कहती कि जज जो है वो जो वास्तविकता है, सच्चाई है, वह जाने बिना वह कैसे फैसला सुनाएगा। ऐसी अवस्था में वकील अपने तर्क से जजों को बहकाए कैसे? गिल बोल पड़ा। यानी गिल बोलता है कि इस जज को वकील जो है वह अपने बातों से कैसे उलझाए, कैसे उसका फैसला बदले, ऐसा गिल बोल रहा है। नैयर ने समझाया, कानून का अभिप्राय है कि स्थिति या व्यक्तियों के परिचय से पक्ष या विपक्ष में पक्षपात की आशंका हो सकती है। यानी नैयर समझा रहा है कि कानून का अभिप्राय और स्थिति को देखते हुए व्यक्तियों के परिचय और पक्ष में आशंका हो सकती है। यानी झूठ बोलने या पक्ष में किस पक्ष में व्यक्ति है, इसमें अदालत के सामने जो है वह एक अपक्ष यानी एक विरोध निर्माण हो सकता है। जिन लोगों से पक्षपात की आशंका हो उसे जज बनाया ही क्यों जाए। यानी जिन लोगों को ऐसी शंका रहती कि पक्षपात की, तो ऐसे लोगों को जज बनाया ही जाए क्यों? गिल ने पूछा। यानी गिल पूछ रहा है, औद्योगिक और पूंजीवाद युग का कानून भी बिल्कुल यंत्रवत बन गया है। यानी इस आधुनिक युग का और पूंजीवादी युग का जो कानून है वह कानून बिल्कुल यंत्रवत मशीनी सा कानून बन गया है। यह यंत्र उसी का है जो इस पर अधिकार कर ले। यानी चाहे तो यहाँ पर यह यंत्र उसी का है, यह उसको अधिकार कर ले। यानी वो जज का मान सम्मान, कुछ अंदर लेन देन भ्रष्टाचार करे, उसी का वह कानून है, ऐसा कहने का मतलब है। यह भी वाक्य परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। औद्योगिक और पूंजीवाद युग का कानून भी बिल्कुल यंत्रवत बन गया है। यह यंत्र उसी का है जो इस पर अधिकार कर ले। यह यदि वाक्य है तो यह झूठा सच उपन्यास का है और गिल ने नैयर से कहा है वाक्य। नैयर ने विवाद समाप्त करने के लिए पूरी की ओर देखा। खैर इस समय तो आप इसी कानून के सहारे ही अपने प्रेस को बचा सकते हैं। यानी नैयर जो है बढ़ती बातों को रोकते हुए और कुछ रास्ता निकालने के लिए पूरी की ओर देखकर बोलता है कि अपने प्रेस को बचाने के लिए फ़िलहाल अभी इसी कानून का सहारा लेना पड़ेगा आपको, ऐसा वे कहता है। लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं कि अच्छारू राम ने 3000 ही दिया होगा, पूरी ने याद दिलाया। यानी वह पूरी ने याद दिलाया कि अच्छारू राम ने 3000 रुपये दिया होगा, ऐसा गिल ने भी कहा। उस हालत में प्रमोट झूठ है, जाली है। तो गिल कहता है कि वह जो प्रमोट है, आदेश है, वह जाली है, नकली है, ऐसा वह कहते हैं। भाई अच्छारू राम ने कोटी भी न दी हो पर प्रमोट जाली नहीं है। तथ्य एक बात है, प्रमोट अलग चीज़ है, प्रनोट जाली कैसे होगा। यानी वह कहते हैं कि अच्छारू राम ने जो भी प्रमोट जो भी आदेश दिए वह जाली नहीं, वह नकली नहीं है, वह असली है, ऐसा वे कहते हैं। प्रनोट लिखने वाला उसे कबूल कर रहा है,
उसके दस्तखत टिकट पर मौजूद है। नैयर ने समझा, यानी नैयर समझा रहा है कि जो भी उसने जो प्रणोट लिखा है, प्रणोट यानी जो वह कहते कि दावे पत्र जो लिखा है, शपथ पत्र या प्रतिज्ञा पत्र लिखा है, वह झूठ नहीं हो सकता है। उस पर लिखा हुआ हस्ताक्षर मौजूद है, ऐसा नैयर बता रहा है, समझा रहा है। चाहे रुपया न भी लिया हो, कनक ने आवेश से पूछा, यानी कनक पूछ रही है कि हमने तो रुपया न लिया हो, फिर भी वह प्रणोट कैसे असली हो सकता है, ऐसा वो पूछ रहे। रुपया लिए बिना रुपया लेने की बात लिखना जाल नहीं नहीं है। गिल ने कनक के प्रश्न का साथ दिया, यानी गिल जो है वह कनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि रुपया लिए बिना रुपया लेने की जो बात लिखता है प्रणोट में, उसमें क्या यह भी जाली नहीं, यह भी नकली नहीं है, ऐसा गिल पूछ रहा है। बेशक न लिया हो, नैयर ने मेज पर हाथ पटक कर दोनों को उत्तर दिया। प्रणोट कानून ठीक होना चाहिए, यानी वह कहते हैं कि बेशक आपने रुपया न लिया हो, लेकिन वह कहता है कि कानून के तो इसमें लिखा हो कानून ठीक होना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। इसका मतलब है कानून जाल का अवसर देता है। गिल ने पूछा, प्रणोट का मतलब है कि लिखने वाला रकम के कर्ज का उत्तरदायित्व कबूल करता है, यानी गिल कहता है कि लिखने वाला जो है वह कर्ज का दायित्व जो है वह कबूल करता है, यानी पैसे लिए है ऐसा कबूल करता है। नैयर ने बात ठीक ठीक कर समझा, यानी नैयर समझा रहा है। तो फिर शब्द भी वैसे ही होने चाहिए थे, यानी शब्द भी वैसे होने चाहिए थे। पूरी ने पूछ लिया, यह कोई प्रश्न नहीं कि रिक्कीराम को प्रणोट लिखने का क्या अधिकार था, यानी पूरी भी कह रहा है कि रिक्कीराम को प्रणोट लिखने का अधिकार क्या था। सब लोगों को प्रणोट लिखने का पूरा हक है। कानून कर्ज लेने देने और व्यापार करने का सबको समान रूप से अधिकार देती है, यानी वह नैयर कह रहा है कि प्रणोट लिखने का सबको अधिकार है। कानून सबको लेन देन व्यापार करने या कर्ज देती है, तो जो वह प्रणोट जो लिखने का प्रतिज्ञा पत्र जो लिखने का अधिकार है वह हर किसी को है। तुम यह कहो कि रिक्कीराम के लिए प्रणोट की जिम्मेदारी प्रेस पर नहीं है, यानी कहते हैं कि तुम यह कहो कि रिक्कीराम जो है वह उसको प्रेस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। यह सही, कनक ने स्वीकार किया, यानी कनक स्वीकार करती कि यह आपने सही कहा। यह चिंता अच्छारूराम को होनी चाहिए थी, पर अच्छारूराम रिक्कीराम के साथ मिला हुआ है, यानी यह जो चिंता है अच्छारूराम को होनी चाहिए थी, लेकिन अच्छारूराम जो है रिक्कीराम के साथ मिला हुआ है, वह दोनों मिले हुए हैं। प्रणोट प्रेस के कागज़ पर प्रेस की मोहर से लिखा गया है, यानी जो प्रणोट है प्रतिज्ञा पत्र है वह जो है वह प्रेस के कागज़ के प्रेस के स्टैंप के साथ लिखा हुआ है। यह प्रमाण अदालत के लिए काफ़ी है कि रिक्कीराम प्रेस का प्रतिनिधि है, यानी वह नैयर कह रहा है कि यह जो प्रमाण है प्रेस का कागज़ और प्रेस का जो मोहर है, प्रेस का जो स्टैंप है, यह अदालत के लिए काफ़ी है कि रिक्कीराम जो है वह प्रेस का प्रतिनिधि है। अदालत का काम अच्छारूराम के कर्ज उगा सकने के अधिकार की रक्षा करना और उसे सहायता देना है, यानी अदालत का काम इतना है कि अच्छारूराम का जो कर्ज है वह कर्ज वापस लेकर देना, इतना ही काम है। पूंजीवादी सरकार सदा कर्ज उगाहने वाले की ही सहायता करती है, यानी पूंजीपतिवादी जो सरकार है वह सरकार जो कर्ज वसूल करना चाहता है उसी की सरकार है, उसी की सहायता करना चाहती है, ऐसा वे कहते हैं। बेचारे कर्ज देने वाले की बिन चिंता उसे नहीं होती, सब कुछ बनियों के ही पक्ष में है, गिल ने कहा, यानी गिल कह रहा है कि जो पूंजीवादी का जो सरकार है वह कर्ज वसूल करने वाले के ही बाजू में है, वसूल करने वालों को ही न्याय देता है, और बेचारे कर्ज देने वाला है उसकी चिंता वह नहीं करता, ऐसा वे गिल कहता है। क्या बात करते हो कामरेड, नैयर ने गिल को संबोधन किया। पंजाब में जमींदारों का जोर था, तो उन्होंने आराजी मुक्त खेती की भूमि ने विनिमय का कानून नहीं बनवा दिया था, यानी वह पूरी कहता है गिल की बात को टोकते हुए कि कहता है कि क्या बात करते हो कामरेड। नैयर ने गिल को संबोधित किया, यानी नैयर गिल को बता रहा है कि पंजाब में जो जमींदार थे उनके लिए जो सरकार था उन्होंने आराजी मुंतकिल
खेती की भूमि के विनिमय के साथ कानून नहीं बनवाया था, यानी उन्होंने वहाँ पर दूसरा कानून नहीं बनवाया था का खेत के लिए, ऐसा वे कहते हैं। किसान जमींदार की ज़मीन को खत्री बनिया कुर्की में भी नहीं खरीद सकता था, यानी किसान बनिया जो था, किसान की ज़मीन था, वह जमींदार वह चाहकर भी नहीं खरीदता था, ऐसा कानून बनाया था। नीलाम में भी किसान के खेतों को केवल दूसरा खेती पेशा आदमी ही ले सकता था, यानी नीलाम यदि हो जाता है, दूसरे के पास यदि खेती है तो ही वह खेत खरीद सकता था, ऐसा वो उसका कानून बनाया था। जमींदार खरीद नहीं सकता था, ऐसा वे कह रहे हैं। ठीक है, गिल ने स्वीकार किया, कानून बना सकने वाले या कानून पर प्रभाव डाल सकने वाले वर्ग के ही पक्ष में रहता है। यानी गिल ने स्वीकार किया और कहता है कि कानून बना सकने वाले के पक्ष में ही कानून होता है, ऐसा वे कहते हैं। यानी जिसने कानून बनाया है उसी को न्याय देने के लिए कानून होता है। तो तुम क्या किसी शाश्वत न्याय का स्वप्न देख रहे थे? नैयर ने विद्रूप से पूछ लिया, यानी नैयर जो है विद्रूप से भी गुस्सा में होकर पूछ रहा है गिल से, क्या तुमने क्या किसी शाश्वत न्याय का स्वप्न देखा है, यानी किसी शाश्वत जो सत्य है उसका स्वप्न देखा है क्या? खैर, यदि हम साबित कर दे कि प्रेस ने कर्ज लिया ही नहीं, पूरी ने पूछा, यानी पूरी पूछता है कि यदि हम साबित कर दें कि हमने प्रेस से कोई कर्ज ही नहीं लिया है प्रेस में, तो कैसे साबित कर दोगे? प्रोनोट सबूत है कि कर्ज दिया गया है, यानी नैयर कहता है कि जो प्रोनोट है वहाँ तो सबूत है ना कि तुमने प्रेस पर कर्ज लिया है, प्रेस में कर्ज लिया है। नैयर ने पूरी को चुप करा दिया और फिर कहा, तुम्हें साबित करना है कि राम को प्रेस के नाम पर कर्ज देने का अधिकार नहीं था, यानी वह नैयर कहता है कि तुम्हें साबित करना होगा कि लिखीराम को प्रेस के नाम पर कर्ज देने का अधिकार नहीं था, यह साबित करना होगा। लेकिन कर्ज तो लिया ही नहीं गया, प्रेस को रुपए की ज़रूरत ही नहीं थी, हम क्यों लेते, हमने कर्ज कहाँ लिया? यानी वह कहते हैं कि प्रेस को कभी कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें भी कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने कर्ज लिया ही नहीं, तो रुपया कहाँ, तो हमने कर्ज कहाँ से किया, ऐसा वे कहते हैं। तुम फिर फिजूल बात कर रहे हो, कर्ज लिया गया नहीं, इस तथ्य से अदालत को मतलब नहीं है। यानी वह कहते हैं कि नैयर जो कहता है कि कर्ज लिया ही नहीं, यह जो बात है यह आप फिजूल है, क्योंकि अदालत यह बात नहीं मानेगी। अदालत के पास जो सबूत है प्रोनोट की, वही सबूत है, और वही सबूत के तौर पर अदालत तुमने कर्ज लिया है यह साबित कर देगी। गवाही मौजूद है कि कर्ज लिया गया है, जज की पहुंच तथ्यों तक नहीं है, उसकी पहुंच केवल गवाही तक हो सकती है। इसलिए जज तथ्य को जानकर भी गवाही के विरुद्ध नहीं जा सकता, यानी नैयर कह रहा है कि गवाही की मौजूदगी ही उनके लिए जज के लिए सही हो सकती है, क्योंकि यदि कोई गवाही है वहाँ पर कि तुमने कर्ज लिया है, और वहाँ वो यदि गवाह दे दे और तुमने कितने भी तथ्य क्यों ना दे, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गवाही के विरुद्ध जज भी जा नहीं सकता, ऐसा नैयर समझा रहा है। पर यह तो मामूली अक्ल की बात है। गिल के साथ ही कनक भी बोल पड़ी, यानी गिल और कनक एक साथ बोलते होते कि यह जो है एक मामूली अक्ल से, यानी कम दिमाग वाले की बात है। इसका मतलब है झूठी गवाही गढ़कर कानून की शक्ति से किसी को भी परेशान किया जा सकता है, यानी ऐसा है कि जिसके झूठी गवाही साबित करके कानून के शक्ति के बल पर किसी भी सामान्य व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है, ज़रूर किया जा सकता है। कानून मामूली अक्ल नहीं है, स्पेशल नॉलेज विशेष समझ है, यानी जो कानून जो है वह कम अक्ल वाली नहीं है या कम दिमाग वाले, उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल ज्ञान, उसका एक ज्ञान, विशेष ज्ञान दिया जाता है, ऐसा वे कहता है। अदालत में साधारण समझ की बात हो तो वकीलों की क्या ज़रूरत, यानी अदालत में साधारण बात यदि चलती हो या सहज रूप से न्याय होता हो तो वकीलों की क्या ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी, ऐसा नैयर समझाता है। खैर, तुम पहले रिकीराम के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट करो कि उसने तुम्हारे चिट्ठी लिखने के कागज़ और मोहर का चोरी से अनुचित प्रयोग किया है, यानी वह नैयर कहता है कि तुम जो है पुलिस में रिपोर्ट लिखो कि रिकीराम ने जो है तुम्हारे
प्रेस से चिट्ठी के कागज़ और मोहर जो है वह चुरा लिया है, ऐसा वह रिपोर्ट करो। उसी के आधार पर कुर्की का ऑर्डर स्थगित हो सकेगा। तुम्हें साबित करना होगा कि वह वास्तव में प्रेस का मैनेजर और प्रतिनिधि नहीं है। यानी वह कहता है पुरी को कि तुम्हें साबित करना होगा कि रिखीराम जो है वह प्रेस का मैनेजर या प्रतिनिधि नहीं है। पुरी बहुत परेशान में रहा। नैयर बिना फीस लिए उसकी पैरवी कर रहा था, वरना 500-700 फीसों में देना पड़ जाता था, परंतु उसे पेशियाँ भुगतनी पड़ रही थी। यानी नैयर जो है वकील है और वह एक बिना कुछ पैरवी लिए, बिना कुछ पैसे लिए ही मुफ्त में उसका केस लड़ रहा था। नहीं तो 500-700 रुपये जाते थे, और लेकिन जो है वह पेशियाँ भुगतनी पड़ रही थी पुरी को। अच्छारू राम ने रिकीराम की ओर से वकील खड़ा कर दिया था। यानी अच्छारू राम ने रिकीराम की तरफ से वकील खड़ा कर दिया था। पुरी ने अदालत में इसाक मोहम्मद का विश्वनाथ सूद जी के नाम लिखा पत्र पेश किया। यानी पुरी ने अदालत में जो इसाक था उसने विश्वनाथ सूद जी के नाम पर जो पत्र लिखा था वह पेश किया था। सूद जी को गवाही देनी पड़ी कि उन्होंने प्रेस का मैनेजर पुरी को नियुक्त किया था। यानी सूद जी को गवाही देनी पड़ी, सूद जी ने गवाही दी कि प्रेस का मैनेजर मैंने पुरी को रखा था। बैंक की चेकबुक पेश की गई। रिकीराम ने प्रेस की रसीद की किताबों और हाजिरी के रजिस्टर पर मैनेजर के रूप में अपने दस्तखत दिखाए। यानी रिकीराम ने भी जो मास्टर रहता है, जो रजिस्टर रहता है ऑफिस में, उस पर मैनेजर के रूप में किए हुए दस्तखत रिकीराम दिखाता है। मुकदमे की पेशियाँ बढ़ती जाने लगी। यानी मुकदमे की जो पेशियाँ है, जो वह अंतिम जो ये होता है फैसला, वह बढ़ता जा रहा था। पूरी कनक और गिल कानून के दावपेच से परेशान थे। यानी कानून के दावपेच से पूरी कनक और गिल परेशान थे। वकील कानून के दावपेचों से न्याय पा सकना कितना कठिन बना सकते हैं। यानी वकील जो है वह भी कानून के दावपेचों के साथ जो फैसला होता है वह कितना कठिन बना सकते हैं। वकील सभी विवादों में दोनों ही पक्षों के समर्थन में कानून और युक्तियाँ पेश कर सकते थे। दोनों ही पक्षों के समर्थन में कानून की व्याख्या कर सकते हैं। यानी वकीलों का काम क्या है, जो दोनों पक्षों है उनका समर्थन करना, उनकी जो भी युक्तियाँ है, जो भी उनकी जो बातें हैं वह सुनना और तथ्य को कानून और सबूत के साथ अदालत में सब पेश करना, यह वकीलों का काम होता है। दो बहुत अमीर पक्षों में मुकदमा होने पर दोनों ही ओर से बहुत कानूनदा वकील खड़े होते हैं। यानी दोनों भी तरफ से जो प्रबल पक्ष है, पैसे वाली पार्टी है, एक अच्छे खासे है, तो दोनों तरफ के वकील जो है वह भी एक भक्कम, एक कानूनदा वकील खड़े होते हैं। यानी कानून की तरफ से वकील खड़े होते हैं। अदालत वास्तविकता से अनजान बनकर दोनों पक्षों की गवाहियों और तर्कों के आधार पर निर्णय दे देती है। यानी जो अदालत जो है वो दोनों तरफ के सबूत, दोनों तरफ के अंजाम, दोनों पक्षों की बात सुनकर और गवाहियों के आधार पर निर्णय देती है। लोग तथ्य को जानते हुए भी उस निर्णय को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उस निर्णय के पीछे शासन की शक्ति रहती है। यानी किसी पक्ष के विरुद्ध में भी यदि कानून ने फैसला सुना है तो वह स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि दोनों पक्षों के तथ्य और दोनों पक्षों के गवाहियों के आधार पर जो फैसला कानून ने सुना है, अदालत ने सुनाया है, किया है, उस फैसले को या उस न्याय को शासन मानना ही पड़ता है, क्योंकि वह शासन की शक्ति रहती है। मुकदमे का निर्णय दिसंबर 1950 में हुआ। कमल प्रेस रिकीराम के कर्जे के उत्तरदायित्व के छूट गया, परंतु पूरी के लिए अदालत का झगड़ा तब भी समाप्त न हुआ। यानी वह 1949 में जो वह प्रेस था, वह प्रेस का और रिकीरा मुकदमा था कोर्ट में, वह छूट गया, लेकिन पूरी का जो अदालत का और झगड़ा था वह समाप्त न हुआ। रिकीराम पर चोरी से कमल प्रेस की मोहर और कागज़ के प्रयोग का फौजदारी मामला चल रहा था। यानी रिकीराम पर उन्होंने रिपोर्ट की थी कि रिकीराम ने प्रेस के कागज़ और मोहर चुराई है, वह जो मामला था वह चल रहा था मुकदमा। नैयर ने पुरी को परामर्श दिया, तुम इस मामले में मत पड़ो, पुलिस जो चाहे करे, रिकीराम को दंड
दिलाने के प्रयत्न में तुम्हें परेशानी होगी। यानी वह नैयर ने पुरी को बताया था, समझा दिया था कि तुम इस मामले में मत पड़ो, जो भी करना है वह पुलिस करेगी। रिकी राम को जो दंड दिलाना है वह देगा। तुम्हें दंड वसूल करने में परेशानी होगी। 15-20 पेशियाँ भुगतनी पड़ जाएगी। अपना समय नष्ट करोगे, जिरह में अपनी मिट्टी पतील कराओगे। यानी वो नैयर कहता है कि खामखा अपना समय जो है खुद का तुम बर्बाद करोगे, ऐसा वह समझा रहा है। रिकी राम को सज़ा हो जाने से पुलिस को क्या लाभ होगा? अलबत्ता पुलिस उसे बचने में सहायता देकर कुछ पा सकती है। यानी वह नैयर कहता है कि रिकी राम को सज़ा देने में पुलिस का भी कुछ नहीं लाभ होगा। यदि वह रिकी राम की तरफ से कुछ मिल जाए तो वह उसका पुलिस पा सकती है और उसको छोड़ सकती है। रिकी राम के विरुद्ध पर्याप्त गवाही न होने के कारण उसे सज़ा नहीं हुई। वह बरी हो गया। यानी रिकी राम ने कागज़ और जो मोहर प्रेस की चुराई है, इसके बारे में कोई सबूत न हो गया था, तो इसलिए उसकी सज़ा जो है नहीं हुई। मुकदमे के परिणाम में पुरी का भी नुकसान नहीं रहा। यानी मुकदमे के परिणाम में पुरी का भी नुकसान नहीं रहा, यानी पुरी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मुकदमा समाप्त हो जाने पर सूद जी ने भविष्य में झगड़े की संभावना मिटा देने के लिए कमल प्रेस को पुरी के नाम अलाट कर दिया। यानी भविष्य में आगे चलकर कोई समस्या न हो, इसलिए पुरी ने प्रेस जो है वह पुरी के नाम करवा दिया। भारत सरकार के सहायता और पुनर्वास विभाग के, यानी यहाँ से एक अगला भाग प्रारंभ होता है। भारत सरकार के सहायता और पुनर्वास विभाग के दफ्तर के लोगों की आशंकाएं व्यर्थ ही रही। 31 मार्च की संध्या कैंप समाप्त कर दिए गए थे। यानी जहाँ पर जिस विभाग में तारा काम कर रही है वहाँ का आप दृश्य बता रहे हैं लेखक। वहाँ पर जो पुनर्वास और सहायता विभाग था उन दफ्तरों के लोगों की आशंकाएं व्यर्थ, यानी जो भी शंकाएं थी वो व्यर्थ थी। 31 मार्च की संध्या को कैंप समाप्त कर दिए गए, कैंप बंद कर दिए, पर विभाग का दफ्तर वैसे ही चालू रहा। यानी विभाग का जो था काम वह चालू रहा। कैंपों में मुफ्त राशन नहीं दिया जा रहा था, परंतु किंगवे कैंप नहीं गया। यानी कैंप में मुफ्त में राशन नहीं दिया जा रहा था, फिर भी कैंप जारी था। लोग जहां स्थान पाए हुए थे वहां ही बने रहे। अधिकांश लोग कोई न कोई रोजगार कर ही रहे थे। यानी जिस तरह से कैंप थे उसी प्रकार रहे, लेकिन उनको मुफ्त में भोजन है वह नहीं दिया जा रहा था। लोग जो है उसी कैंप में जिस जगह पर है उसी जगह पर रहकर कुछ रोजगार वो ढूंढ रहे थे, रोजगार कर रहे थे। आप शेष भी कुछ न कुछ जोड़ तोड़ कर अपना निर्वाह करने लगे। यानी कुछ वहाँ काम धंधा करके, कुछ जोड़ तोड़ करके अपना पेट का निर्वाह करने लगे थे। दिल्ली में ऐसे नए नए रोजगार दिखाई देने लगे थे जो पहले कभी सुने नहीं गए थे। यानी दिल्ली में भी नए नए रोजगार उत्पन्न हो गए थे जो पहले कभी देखे ही नहीं गए थे और सुने भी नहीं थे। जहाँ कहीं 10 आदमियों के आने जाने की संभावना थी, एक दुकान बन गई थी। गलियों में छोटे छोटे ठेले कपड़े पर इस्त्री कर देने वाले घूमने लगे थे। यानी गलियों में छोटे मोटे दुकान ठेले जो है वह लगाए गए हैं और इस्त्री के ठेले भी लगाए गए। इस्त्री वाले भी घर घूमकर इस्त्री करने लगे हैं। लोगों को बिजली, टेलीफोन और पानी के बिल देने जाने की ज़रूरत नहीं रही। यानी लोगों को तो टेलीफोन बिल है, पानी बिल है, जो अन्य जो भी काम है वह देने की ज़रूरत नहीं रही। शरणार्थी द्वारा पर आकर बिल ले जाते थे और रसीद पहुंचा देते थे। यानी जो भी वह पानी बिल, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, बिजली का बिल है, जो भी वहाँ पर काम करने वाले हैं, जो शरणार्थी ने नौकरी पाई है, वह घर आकर वह ले जाकर रसीद दे जाते थे। इस तवालब से बचने की फीस थी 4 पैसे। यानी वहाँ घर आकर बिल ले जाए या करे, घर आकर सुविधा दे, तो उसकी जो फीस थी वह फीस थी 4 पैसे। बाजार में जो चीज़ खरीदी है कागज़ की थैली में मिलने लगी थी। यानी बाजार से जो भी चीज़ खरीदी है कागज़ के थैले में मिलने लगी थी। यानी लोगों ने फिर खुद के पेट का उदर निर्वाह करने के लिए कोई एक छोटा मोटा व्यवसाय उत्पन्न किया था। दिल्ली में आ बसे पंजाबी शरणार्थी पुकारे जाने पर आपत्ति करते थे। उन्होंने अपने लिए पुरुषार्थी नाम रख लिया था। यानी जो दिल्ली में आ बसे उनको कोई शरणार्थी
शरणार्थी पुकारे तो वहाँ गुस्सा हो जाते थे, आपत्ति उठाते थे, लेकिन उन्होंने जो शरणार्थी थे उन्होंने पुरुषार्थी नाम रख लिया था। पुरन पुनर्वास विभाग के दफ्तर में काम घटने के बजाय बढ़ गया था। विभाग में मंत्री महोदय ने और आदमी भर्ती किए जाने की अनुमति नहीं दी थी। यानी जो पुनर्वास विभाग था उस विभाग का काम घटने की बजाय बढ़ गया था और वह विभाग का जो मंत्री था उसने अन्य लोगों की भर्ती करने की अनुमति नहीं दी थी। उनका विचार था दफ्तर में 2 आदमी कम होने से काम चल सकता है। यानी वह मंत्री का विचार था कि जो काम कर रहे हैं उनमें से 2 आदमी यदि कम हो जाए तो भी काम चल सकता है, परंतु 1 आदमी अधिक हो जाने से गड़बड़ हो जाएगी। यानी एक आध आदमी यदि वह लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। दफ्तर में छोटे कर्ज देने और क्लेम्स शरणार्थियों की पश्चिम से छूट गई जायदाद के दावे का बहुत बड़ा काम आ गया था। यानी कर्ज लेने देने में और जो शरणार्थियों की जो पश्चिम में पाकिस्तान की ओर जो भी वहाँ जायदाद जो भी वहाँ प्रॉपर्टी छूटी है उसके दावे बहुत आ रहे थे। तारा अब क्लेम्स की पड़ताल और उन पर रिपोर्ट का काम कर रही थी। यानी तारा जो है वह क्लेम की पड़ताल जांच कर रही थी और रिपोर्ट करने का काम कर रही थी। तारा कम से लगे हुए दावे को देखती जा रही थी। एक दावे पर मोहनलाल टंडन, पिता का नाम मोतीलाल टंडन और पुराना पता लाहौर शीशा मोती की गली देखकर ठिठक गई। यानी एक बार ऐसा उसके सामने एक मामला आया जिस पर दावे पर मोहनलाल टंडन, पिता का नाम मोतीलाल टंडन और पुराना पता लाहौर शीशा मोती की गली देखकर, जो पता था लाहौर का वह देखकर कनक जो है वह चौंक गई। मन शीलो की याद से तड़प उठा। यानी जो शीलो की याद से तड़प उठा। बचपन की बातें, शीलो की चंचलता, शरारतें, प्यार, झगड़े और रहस्य की सहेली। यानी जो सहेली थी उसकी बातों से वह जो पुरानी यादें आ गई, बचपन से प्यार, दुलार, खेलना कूदना, वह सब कुछ जो था याद आने लगा। रतन ने शीलो का गुप्त प्रेस और उसका परिणाम सब कुछ याद आ गया। यानी वहाँ पर जो भी था वहाँ सब कुछ तारा को याद आया। दावे पर वर्तमान पता था दिल्ली सब्जी मंडी, शक्ति नगर, मकान नंबर 1315। मोहनलाल भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के शिक्षा विभाग में क्लर्क था। यानी वह दावेदार दिल्ली का जो पता था वह सब्जी मंडी, शक्तिनगर मकान नंबर 1315। मोहनलाल भी मोहनलाल था जिसने दावा किया था वह भी सेंट्रल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग में क्लर्क था, लिपिक था। तारा चाहती तो पता लेकर उससे मिल सकती थी, सोचा पहले शीलो से मिलेगी। यानी तारा चाहे तो उसको मिल सकती थी लेकिन पहले वो शीलो से मिलना चाहती थी। दफ्तर में प्रतिदिन 10 से 5 तक कुर्सी पर सदे रहने के लिए मजबूर बाबुओं के लिए परिवार के दिन सबसे बड़ा सुख दोपहर में खाट पर कमर सीधी कर नीवा निद्रा में था। यानी दफ्तर में काम था और जो भी वह दिन भर बैठकर घर जाने का समय नहीं था। जून के अंतिम सप्ताह की दोपहर में लू अपना प्रताप दिखा सकने का अंतिम अवसर समझकर धूप से पिघलती तारकोल की चौड़ी सड़कों पर उत्तम की तरह दौड़ रही थी। यानी वह जून माह का अंतिम सप्ताह था और धूप जो कड़ाके की थी उसको बचने के लिए लोग ये कर रहे थे। बाजारों और तंग गलियों में भी दूर तक चली जा रही थी। ऐसे समय बाजारों में ग्राहकों की आशा न होने से दुकानदार दुकानों पर टाल के पर्दे डाले सो रहे थे। यानी जो धूप थी और धूप के कारण जो ग्राहक है वह नहीं आ रहे थे। जो भी दुकानें हैं बाजारों में, सड़कों पर, दुकानदार वह दुकानें बंद करके पर्दे डाल के सो रहे थे, आराम कर रहे थे। टैक्सी, तांगा, रिक्शा वाले सब छांव ढूंढकर अपनी गाड़ियों में ऊंद कर धूप ढलने और लू कम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी जो टांगे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, वह भी अपनी गाड़ियों को, अपनी जो भी वाहन है उसको, मोटारों को छाँव में खड़े रहकर वह भी वहाँ धूप ढल जाने की और लू कम हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। केवल पंजाबी लहजा लिए बर्फ़, शरबत और आइसक्रीम बेचने वाले पुरुषार्थियों की पुकारें सुनाई दे जाती। यानी वह उस समय जो भी वहाँ शरबत, आइसक्रीम वह बेचने वालों की ही आवाज़ सुनाई देती थी। उनके पुरुषार्थों को लू भी नहीं सुखा सकती थी। यानी उनके वहाँ जो बेच रहे हैं पुरुषार्थी को जो धूप है, जो धूप की जो लू है वह भी सुखा नहीं सकती थी, क्योंकि जीने का प्रश्न था। दरियागंज की नई खुली बस्ती में लू का जोर
और भी अधिक था। यानी दरियागंज में जो नई बस्ती खुली थी, नए नई बस्ती प्रारंभ हुई थी, उसमें जो लू थी, गर्मी थी, अधिक थी। मर्सी ने अपने फ्लैट के बरामदे और खिड़कियों पर मोटे टाट के पर्दे मई में ही लटका दिए थे। यानी जो मर्सी ने अपने मकान पर जो टाट के जो पर्दे थे बांस से बनाए हुए, वह लटका दिए थे। फिर भी पंखे गर्म हवा दे रहे थे। यानी पंखों से जो हवा आने वाली थी वह फैन की हवा गर्म थी। बूढ़ी नौकरानी चिम्मू रसोई का फर्श पानी से ठंडा करके सोई हुई थी। यानी वह जो बूढ़ी नौकरानी थी चिम्मू, वह फर्श पर पानी डालकर उसके ऊपर सोई थी। मर्सी ने डॉक्टर आयर के क्लिनिक में स्थायी काम ले लिया था। यानी मर्सी को भी डॉक्टर आयर के क्लिनिक में, अस्पताल में स्थायी काम मिला था। केवल केवल 8 से 1 बजे तक काम पर जाती थी। केवल सुबह 8 बजे से 1 बजे तक काम पर जाती थी। वह भी गाढ़ निद्रा में थी। तारा लेटी हुई थी, पर उसे नींद नहीं, शीलो की याद आ रही थी। यानी तारा भी लेटी हुई थी, लेकिन तारा को नींद नहीं आ रही थी, वह उसको शीलो की याद आ रही थी। तारा ने जैसे तैसे मन को दबाकर 4 बजे तक अपने आप को रोक कर नहीं सकी। यानी तारा ने कैसे वह शाम के 4 बजे तक खुद को रोक न सकी तो उठकर साड़ी बदली और रसोई में जाकर चिम्मू को जगाकर सीने की किवाड़ बंद कर लेने के लिए कह दिया। यानी 4 बजे उठी, साड़ी बदली और वह चिम्मू को जगाया और किवाड़ बंद करने के लिए कहा। चिम्मू ने इतनी धूप लू में बाहर न जाने के लिए समझाया। तारा उसकी बात अनसुनी कर घर से निकल गई। यानी वह इतनी धूप में जो चिम्मू है तारा को रोक रही है, मत जाइए कह रही, लेकिन तारा ने बात नहीं सुनी और चली गई। और ड्राइवर ने शांतिनगर में पहुंचकर तारा से पूछा, कहाँ उतरेगी? नए बनते शक्तिनगर की सड़क पर 1 और 2 मंजिले मकान खड़े हो गए थे। यानी वह शक्तिनगर गई और वहां जाने के बाद उस ड्राइवर ने पूछा तारा से कि आप कहाँ उतरेगी, और सड़क के दूसरी ओर नए 2 मंजिले मकान बन गए थे। दूसरी ओर मैदान में झुंगी वालों की झोपड़ियाँ तब भी फैली हुई थी। यानी दूसरी ओर सड़क के जो झुंगी वाले जो शरणार्थी है, उनकी जो झोपड़ियाँ तब थी। पश्चिम की ओर ढलते सूर्य की धूप से चकाचौंध नए बने मकान पर नज़र टिक नहीं पा रही थी। यानी जो सूरज की रोशनी से जो नए मकान बने हैं उस पर नज़र नहीं ठहर रही थी, वह चमक रहे थे। तारा ने मकान का नंबर और लाहौर वाले मोहनलाल टंडन का नाम बताया। यानी तारा ने मकान का नंबर और लाहौर वाले मोहनलाल टंडन का नाम बताया। ड्राइवर मकानों के नंबर देखता हुआ कुछ और आगे बढ़ा। उसने मोहनलाल टंडन लाहौर वाले का पता पूछने के लिए धूप में लट्टू खेलते बच्चों को पुकार लिया। यानी वह ड्राइवर ने देखा और फिर जो लाहौर से आए हुए जो टंडन है, मोहनलाल टंडन, उसका पता जो बच्चे खेल रहे थे उनसे पूछा। टैक्सी से पुकार सुनकर 3 बच्चे दौड़ आए। यानी टैक्सी से आवाज़ लगाई तो 3 बच्चे जो है वहाँ दौड़ कर आए। बच्चों ने उत्साह से बताया, मोहनलाल वही पिछवाड़े एक कोठरी में रहता है। यानी बच्चों ने उस पीछे वाली कोठरी में रहता हुए बताया। वे बच्चे तारा को राह दिखाते एक नए मकान के बरामदे और आंगन से पिछवाड़े ले गए। यानी बच्चों ने तारा को रास्ता दिखाते हुए उस मकान तक ले गए। तारा की आंखों के सामने पंजाब का दृश्य आ गया। 2 मंजिले मकान के पीछे दूर दूर तक छाँव फैली हुई थी। यानी जो 2 मंजिल मकान था उसके पीछे दूर एक छाँव फैली हुई थी मकान की। कमरों और कोठरियों के सामने बहुत सी खाटें पड़ी थी। यानी जो कोठरी के सामने बहुत सी खाटें पड़ी थी, कई चटाइयाँ बिछी थी। आसपास 2-2, 3-3 स्त्रियाँ बैठी ऊंचे शोर में बातचीत करती हुई हाथों में कोई न कोई काम कर लिए थी। यानी जो स्त्रियाँ जो है उस जो 2 मंजिला जो मकान था उसकी छाँव में बैठकर चटाइयाँ खाटें थी, कुछ स्त्रियाँ बैठकर बातें कर रही थी और कोई स्त्रियाँ कुछ न कुछ काम कर रही थी। इधर उधर बंदी रस्सियों पर धोए हुए कपड़े सूख रहे थे। यानी जो रस्सियाँ बंधी थी और उस पर धोए हुए कपड़े सूख रहे थे। स्त्रियों से कुछ हटकर 2 जगह आमने सामने खाटों पर बैठे मर्द बीच में रखी कली हुक्का बारी बारी से
पीते हुए बातचीत कर रहे थे। यानी जो स्त्रियों के वो बाजू में ही जो खाट पर बैठे हुए चारों ओर से डालकर बैठे हुए जो पुरुष है वह जो हुक्का पी रहे थे और बातें कर रहे थे। स्त्रियां शील के विचार से मर्दों की ओर पीठ किए थी। यानी जो स्त्रियां जो ही थी वह शील के यानी जो यातना दुख एवं कठिनाइयों की वजह से उनकी तरफ जो है वह पीठ करके बैठी थी। मकानों के पीछे मोटारें रख सकने के लिए कई गैराज भी थे। यानी मकान के पीछे जो मोटर रखने के लिए गैरेज भी थे। गैरेजों के चौपट खुले दरवाजों से उनमें बिछी खाटें और गृहस्थी का सामान दिखाई दे रहा था। यानी गैरेजों में से जो खाटें और घर गृहस्थी का जो सामान है वह दिखाई दे रहा था। कई स्त्रियों की आंखें कौतूहल से नवा अंकुताका की ओर उठ गई। यानी जो तारा गई और उसकी ओर बहुत सी स्त्रियों ने देखा। एक नवचेतना से तारा को लाने वाले बच्चों ने घोषणा कर दी, बाबू मोहनलाल यहाँ आई है। यानी वह कहते हैं कि जो बच्चों ने तारा को ले गया था वह कह रहे कि बाबू मोहनलाल यहाँ आइए। यानी उस मोहनलाल को बुला रहे हैं। बच्चों ने तारा को एक कोठरी के सामने ले जाकर पुकारा, घुल्लू दी माँ। यानी तारा को उस बच्चों ने एक कोठरी के सामने लेकर गए और पुकारा कि घुल्लू की माँ, ओ चाची घुल्लू दी माँ तुम्हें मिलने के लिए आई है। यानी वो बच्चे कह रहे कि ओ चाची घुल्लू की माँ तुम्हें मिलने के लिए आई है। कोठरी के किवाड़ बंद नहीं थे। तारा भीतर चली गई। बड़ी सी खाट पर एक स्त्री चेहरे पर दुपट्टा ओढ़े लेटी हुई थी। यानी किवाड़ खुला था, दरवाज़ा खुला था तो तारा अंदर चली गई। अंदर खाट पर एक जो स्त्री थी वह दुपट्टे से मुंह ढक कर लेटी हुई थी, सो रही थी। स्त्री पुकार सुनकर उठ बैठी थी। स्त्री की पीठ पीछे जाली के टुकड़े से ढका बच्चा सो रहा था। यानी वह स्त्री आवाज़ सुनकर उठ गई और स्त्री के पीछे जो है वह एक बच्चा सो रहा था। तारा के सामने खाट पर शीलो बैठी थी। यानी तारा के सामने खाट पर जो शीलो थी वहीं बैठी थी। शीलो कितनी बदल गई थी, परंतु निसंदेह शीलो ही थी। यानी शीलो बदल गई थी लेकिन तारा कह रही कि वह शीलो ही थी। पीला रंग, आंखों के नीचे काली माँ, रूखे रूखे बाल। यानी उसका पीला रंग और आंखों के नीचे जो काली माँ छाई हुई है और रूखे रूखे बाल। शीलो नींद से लाल आंखें फैलाए निश्चल खाट पर बैठी तारा की ओर अवाक देखती रह गई। यानी शीलो जो है वह खाट पर बैठकर तारा की ओर देख रही थी। शीलो, तारा ने पुकारा और लपक कर शीलो पर गिर पड़ी। यानी तारा ने शीलो को पुकारा और शीलो पर गिर पड़ी। उसे जोर से आलिंगन में बांध लिया, उसके गाल पर अपना गाल रख दिया। आंखों से आंसू टपकने लगे। यानी वह बहुत दिनों के बाद जो बचपन की सहेलियाँ है वह मिली है और तारा ने शीलो को आलिंगन में लिया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही है। शीलो ने तारा की बाह से छूटने का यत्न कर तारा का मुख सामने कर शंका प्रकट की। यानी शीलो ने बाह छुड़ाई और उसका मुख देखकर शंका प्रकट की। तारा, तू है तारा। यानी तो सभी को पता चला था कि तारा जो है वह ससुराल गई और उसके घर में आग लगी ससुराल के और फिर वह मर गई, लेकिन तारा जान बचाकर भागी थी। यह उसको पता नहीं था और वह आश्चर्य से पूछ रही है शीलो कि तारा, तू है तारा, यानी तू बच गई है क्या? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। संदेह हुआ, स्वप्न तो नहीं देख रही थी। यानी शीलो को संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? तारा ने आंसू भरा मुँह शीलो के सीने में गड़ा दिया और फिर उससे लिपट गई। यानी तारा ने फिर उसके सीने से लगकर लिपट गई। शीलो ने स्वप्न चालित की तरह फिर तारा का मुंह उठाकर देखा और तारा को पूरी शक्ति से बाहों में लेकर ऊंचे स्वर में रो पड़ी। यानी वो फिर से तारा को शीलो ने देखा और वह फिर आलिंगन में लेकर जोर से रो रही है। हाय मेरी बहन, तू तो जल कर मर गई थी। मर जाए तुझे मरा कहने वाले, मेरी बहन। यानी वो शीलो कहती कि मेरी बहन, हमने तो सुना था कि तू जल कर मर गई है, लेकिन तू तो जिंदा है। मर जाए जो तुझे मरा हुआ समझते हैं। ऐसा कहते हुए मेरी बहन कहते हुए वह रोती है शीलो इतने ऊंचे शोर में चीख कर रोई कि समीप सोया बच्चा चौंक कर रो पड़ा। यानी शीलो भी जोर से रोई और उसकी आवाज़ सुनकर जो बच्चा है वह बच्चा भी रोते हुए जग गया। शीलो
तारा ने शीलो के आलिंगन से छूटकर गुल्लू को गोद में लेकर सीने से चिपका लिया। यानी वह तारा जो है वह शीलो के आलिंगन से उठकर बच्चों को लिया। हाय मैं सदके तू क्यों रोता है, परंतु शीलो को छोड़ना नहीं चाहती थी। यानी वो बच्चों को देखती है और कहती है कि हाय मैं सदके तू क्यों रोता है, और वह जो शीलो है वह तारा को छोड़ना नहीं चाहती थी। शीलो का रोना सुनकर 4-5 पड़ोसिनियों के आकर कौतूहल से भीतर झांक कर देखा। यानी शीलो रो रही है तो जो आस पड़ोस की जो स्त्रियां है वह भी आकर देख रही है। मिलन का रोना पहचान कर स्त्रियों ने गाल पर उंगली रख कर अनुमान प्रकट किया, बिछुड़ी हुई बहनें मिली है। यानी वह उनका रोना देखकर और आसपास गले मिलकर रो रही है, तो वह स्त्रियां जो देखने आई है उसने अनुमान लगाया कि यह बिछड़ी हुई बहनें हैं और मिली है। रब्बा भगवान, जो अभी तक नहीं मिल पाए उन्हें भी मिला दे। स्त्रियां चली गई। यानी वो स्त्रियां कह रही कि भगवान करे कि जो अन्य जो लोग बिछड़े हुए एक दूसरे से उन्हें भी मिलाए, ऐसा कहकर वहाँ स्त्रियां चली गई। शीलो कई मिनट तक रो लेने के बाद संभल सकी। तारा का चेहरा हाथों में लेकर पूछा, मरी तो कहाँ थी, तुझे क्या हो गया था, आग से बच गई थी। यानी वह शीलो जो है रोना बंद हो गया है और फिर खुद को संभाल कर तारा के चेहरे की तरफ देखकर पूछ रही है कि मरी तू कहाँ मर गई थी, तुझे क्या हो गया था, क्या तू आग से बच गई थी। तारा ने अंतिम प्रश्न का उत्तर संकेत से देखकर उत्तर में पूछ लिया, मोहन जी कहाँ हैं। यानी तारा ने संकेत से उत्तर बताया कि जी हाँ मैं बच गई थी, वहाँ से भाग गई थी इसलिए बच गई। और फिर उसने पूछ लिया कि मोहन जी कहाँ हैं, तू क्या जालंधर में थी, कहाँ से आई है। शीलो ने तारा का प्रश्न अनसुना कर पूछा। यानी तारा पूछ रही कि मोहन जी कहाँ हैं, और शीलो ने तारा का प्रश्न अनसुना कहा और पूछ रही है क्या तू जालंधर से आई है, और कहाँ गई थी और कहाँ से आई है, ऐसा प्रश्न पूछ रही है। यहाँ दिल्ली में ही हूँ। यानी तारा करे कि यहाँ मैं दिल्ली में हूँ, जीजा जी भी यहाँ ही है। यानी वहाँ कहती कि जीजा जी यहाँ पर है, यहाँ पर है। तारा से पूछती है, तारा कहती कि नहीं मालूम। तारा ने सिर झुकाकर हाथ से संकेत कर दिया। यानी तारा सिर झुकाकर हाथ से संकेत करती है कि मुझे मालूम नहीं। तारा अपनी बीती का प्रसंग बचाने के लिए शीलो के लिए विषय में पूछना चाहती थी, कैसे कैसे घर से निकले, कैसे यहाँ पहुँचे। यानी तारा जो है वह विषय बदलने के लिए पूछना चाह रही है कि तुम घर से कैसे निकले और यहाँ कैसे पहुँचे। हमें कौन मौत आ रही थी, ऐसी किस्मत कहाँ, जैसे दूसरे हजारों लाखों रोते कलपते जहाँ परमेश्वर ले गया चले गए। यानी वह कह रही कि हमारी मौत कहाँ है, जहाँ ईश्वर ने हमें ले गया, ईश्वर ने बचाया, और जहाँ ले गए वहाँ हम चले गए, हम यहाँ आ गए। शीलो ने खिन्नता से अपनी बात समाप्त करके फिर तारा के विषय में उत्सुकता से पूछा। यानी वह कहती है कि ईश्वर ने हमें जहाँ ले गया हम वहाँ ले गए और फिर यहाँ आ गए, ऐसा बताकर फिर वह तारा के बारे में पूछती है उत्सुकता से। तारा ने सिर झुकाकर कह दिया, यह सब मुझसे न पूछ, कुछ नहीं जानती। यानी वह कहती है यह सब तू मुझसे न पूछ, मैं नहीं जानती। तारा बोली है, बन्नी हाथे में आग लग गई, मर ही गई थी, या समझो भयंकर सपने में खो गई थी। यानी तारा कह रही कि भयंकर आग लगी थी, उसमें से समझो मैं सपने में खो गई थी, या होश आया तो कैंप में थी। यानी वह कहती है आग लगी थी और तब मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मैं कैंप में थी। यहाँ आई तो नई दिल्ली में एक कोठी पर नौकरी मिल गई थी। फिर वह दिल्ली आई तो यहाँ पर एक कोठी पर नौकरी मिल गई। अब सरकारी नौकरी है। यानी वह तारा कहती कि अब मुझे सरकारी नौकरी है। घुल्लू तारा की गोद से माँ की गोद में चला गया था। यानी जो घुल्लू जो बच्चा है वह तारा की गोद से आपकी माँ के गोद में चला गया था। तारा ने मन की व्यथा दबा सकने के लिए उसे खींचकर अपनी गोद में लिया। यानी जो भी तारा के साथ घटित हुआ वह बताना नहीं चाहती है, इसलिए वह फिर से बच्चे को पास लेने की कोशिश करती है। उसकी नाक से अपनी नाक छुआ कर उसकी आंखों में अपनी आंखें गड़ाकर बहुत लाड से पुकारा, मेरे चाँद मेरे पास, अपनी माछी के पास नहीं आएगा। यानी वह बच्चों की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मेरे चाँद मेरे पास, अपनी माछी यानी अपनी मौसी के पास तो नहीं आएगा, ऐसा वह बच्चों को कह रही है। तारा ने घुल्लू का मन जीत लिया। शीलो बहुत देर तक घुटने पर टोटी
टेक चुप बैठी रही। तारा ने बहुत से प्रश्नों के उत्तर में उसे तोड़-तोड़ कर, आँसू पोंछ-पोंछ कर संक्षेप में बता दिया। यानी जो शीलो है वह चुपचाप बैठी थी, शांत हो गई थी। तारा ने जो भी शीलो ने प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर उसने तोड़-तोड़ कर, यानी कुछ रुक-रुक कर और खुद की आँखों के आँसू पोंछ-पोंछ कर दिए थे। हम डीएवी कॉलेज के कैंप में चले गए थे, वहाँ कुछ मिलता ही नहीं था। यानी वह कह रहे कि हम जो डीएवी कॉलेज है उस कैंप में चले गए थे और वहाँ कुछ मिलता भी नहीं था। छोटी कोठरी में दो परिवार, बेहद गर्मी, गुल्लू बीमार हो गया था। यानी वह शीलो बता रही कि छोटी सी कोठरी में दो कमरे थे और उसमें दो परिवार थे और जो गुल्लू जो था वह बीमार हो गया था। आटा रुपए का सेर, दूध रुपए का सेर, ये दूध लेते ही नहीं थे। यानी जो आटा जो था 1 रुपए का सेर था, दूध भी 1 रुपए का सेर था। यह जो है वह दूध नहीं लेते थे। मुझे तो सब मालूम है, वह मुझसे बोलता ही नहीं था। यानी वह शीलो कहती कि मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन वह मुझको कुछ बोलता ही नहीं था। शीलो रतन का नाम न लेकर वह कहती थी, लेकिन तब ढूंढता हुआ आया तुम्हारी गली के लोग देव समझकर कैंप में ठहरे हुए थे। यानी वह कहती है कि तुम्हारी गली में के लोग जो देव समाज के थे वह तुम्हारे कैंप में आए थे और वह गुल्लू हालत देखकर पूछा क्यों क्या हुआ। यानी गुल्लू की हालत देखकर क्यों क्या हुआ। मैं रो पड़ी, दूध कहाँ से पिलाऊं, पेट में कुछ आए या पास हो तो खरीद कर दूं। यानी वह जो बच्चा जो है वह रो रहा है और उसका पति आया और कहता है कि क्या हुआ, और वह शीलो कहती कि मेरे पेट में कुछ भी नहीं तो बच्चों को पीने के लिए दूध भी नहीं तो दूध कहाँ से लाऊं, ऐसा वह कहती है। और पैसे, दूध खरीदने के लिए पैसे भी नहीं। पैसा कहाँ है, 50 रुपये ज़बरदस्ती मेरे हाथ में दे गया। मैंने रुपए इनके हाथ में दिए कि जो हो इसके लिए दूध पिलाओ। यानी वह 50 रुपये उसके हाथ में, पति के हाथ में दिया और जो भी हो कहाँ से भी हो दूध लाओ, ऐसा कहा। लाहौर से फिरोजपुर गए तो भी वह मुझे ढूंढता कैंप में आ गया। यानी वो लाहौर से फिरोजपुर गए, फिर भी जो देव है वह ढूंढता हुआ वहाँ गया। गुल्लू के पेट में मरोड़ उठते उठते थे। मैंने इनसे कई बार कहा डॉक्टर को दिखाओ न। यह सुनते थे, न ससुर न सास सुनती थी। यानी जो पति को कहती थी इसके पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन वह भी पैसे कहाँ से लाया डॉक्टर को दिखाने के लिए, इस बात से वह कुछ नहीं बोलते थे। वह आया तो मैं रो पड़ी, कहा मेरे बच्चे को किसी तरह बचा दे। यानी जो देव आया और वहाँ रो पड़ी और उसने कहा कि किसी तरह मेरे बच्चों को बचा ले। वह बड़े डॉक्टर को बुला लाया, डॉक्टर को अपने आप रुपए दे दिए। यानी वह देव जो है डॉक्टर को बुला लाया और वह डॉक्टर को पैसे दे दिए। मेरी तो मुसीबत हो गई। सास और ये चिल्लाने लगे कि वह तेरा कौन है। यानी सास और पति जो है वह चिल्लाने लगे कि वह तेरा कौन है, मदद कर रहा है। सास कहने लगी यह तो उसी का है, नयन केश सब उसी के है। 4 महीने हम लोग कुरुक्षेत्र के कैंप में रहे। यानी वह कहती कि यह जो है वह सब कुछ उसी का है, ऐसा कहते वह टोक कर बातें करते। फिर 4 महीने वो कुरुक्षेत्र के कैंप में रहे। वह हफ्ते 15 दिन में इसे देखने आ जाता था। यानी जो देव जो है वह हफ्ते 15 दिन में देखने के लिए आता था। मेरी मुसीबत आ जाती थी, मैं उसे कैसे कह देती कि न आ। यानी वह कह देती कि कैसे कहती कि तू यहाँ न आ। ससुर को तो शिमले में दफ्तर में नौकरी मिल गई। यानी ससुर जो था, उसके ससुर, उसको शिमले के दफ्तर में नौकरी मिल गई थी, शिमला में। इन्हें यहाँ मिली, यहाँ आई तो भी वह महीने में एक बार आ ही जाता है। यानी तू यहाँ आई तो भी यहाँ पर भी महीने में एक आध बार आ ही जाता है। हाँ, कहीं कारोल बाग है वहाँ ही रहता है। यानी जो कहीं कारोल बाग है वहाँ रहते हैं। शीलो घुटनों में मुंह दबा कर रोने लगी। यानी शीलो जो है वह रोने लगी। तारा ने अपने सिर की कसम दी, बता न क्या बात है। यानी तारा ने अपनी सिर की कसम देकर कहा कि शीलो को कि बता क्या बात है। माँ को रोते देख गुल्लू भी रो पड़ा था। यानी माँ रो रही है तो बच्चा भी रो रहा है। तारा बच्चों को सीने से लगा कर बहलाने लगी। तारा जो है बच्चों को समझाने लगी। शीलो ने आंसू पोंछ कर खिड़की से पुकार लिया, बल्ली प्यारी सुमन जरा सुन तो। यानी वह शीलो ने खिड़की से बाहर देखकर पुकारा कि बल्ली प्यारी सुमन जरा सुन तो। 8-9 बरस की लड़की दौड़ आई। यानी जो
8-9 बरस की जो लड़की है वह दौड़ कर आई। शीलो ने उसे प्यार से कहा, सुमन जरा गुल्लू को ले जा, यहाँ ले एक आना पत्ती सा गुलाब पापड़ी लेकर तुम दोनों खा लेना। यानी वो पैसे देती है और बच्चों को ले जाकर उस पत्ती सा गुलाब पापड़ी कुछ तुम दोनों खा लेना। सुमन गुल्लू को पुचकार कर उठा ले गई, यानी सुमन जो है उस बच्चे को दुलार कर ले गई। शीलो फुट फुट कर रोई और फिर बोली, पिछले महीने ननंद सास के साथ यहाँ आई थी। यानी वह कह रही कि पिछले महीने जो है ननंद जो है मेरे सास के साथ, ननंद यानी पति की बहन आई थी। तब एक दिन दोनों बाजार गई थी तो वह आ गया था, यानी तब वह सास और जो ननंद है जो दो बाजार गई तो फिर वह आया था। बच्चे के लिए दूध के 2 डिब्बे, संतरे, अनार, कपड़े के 4 टुकड़े छोड़ गया था। यानी जो बच्चे के लिए दूध, संतरे, जो भी अनार है, जो भी कपड़े है आया था और वह छोड़ गया था। उससे पहले वह कुछ दे जाता था तो ये कुछ न कहता, यानी इससे पहले वह कुछ दे जाता था तो यह कुछ न कहती थी, इसलिए मैंने चीज़ें रख ली थी। यानी वह इसलिए चीज़ें रख ली थी। ननंद के बहुत शोर मचाया, यानी ननंद ने बहुत शोर मचाया। कहने लगी, वहाँ गुल्लू की फिक्र क्यों करता है, लड़के का मुँह मत्ता सब उसी पर है। यानी वह कह रही है, ननंद जो है वह शोर कहते, जो गुल्लू की फिक्र इतना है वह क्यों करता है, वह सब कुछ उसका ही है, सब कुछ मुँह उसका जो मुँह है, माथा है, जो भी है वह उसके जैसा है। ऐसा कहकर वह शोर मचाने लगी। तब से इसके मकान में बात तब से इसके मन में बात बैठ गई। रोज़ कहता रहता है, तेरी उससे पुरानी पुरानी आशनाई है। यानी तब से उसका पति भी कहता है कि तू पुरानी तुमसे आशनाई है, ऐसा वह कहता है, यानी आयाशी है। सच बता लड़का किसका है, यानी वो पति पूछता है कि सच बता लड़का कैसा है। मैंने कह दिया, शक शक है तो मुझे कत्ल कर दे। यानी वह पति को कहती है कि कोई शक है तो मेरा कत्ल कर दे। कभी कहता है, तू सती है तो आग हाथ पर रख कर दिखा। यानी कभी कहते हैं कि तू यदि सच कहती है या सती है तो आग पर हाथ रख कर कहा। कभी कहता है, मेरे सिर पर हाथ रख कर कसम खा कि सती न हो तो रंडी हो जाओ। यानी वह पति कहता है, कभी मेरे सिर की कसम खा कर कहे कि मैं अच्छी हूँ, ऐसा कह के। तू बता मैं क्या करूँ, सुबह से गुस्से में चला गया है, अभी तक नहीं लौटा। यानी वह तारा को बता रही कि तू ही बता मैं क्या करूँ, वह सुबह से लौट गया है, अभी तक नहीं लौटा उसका पति। दोनों बहनें कुछ देर चुप बैठी रही। कुछ देर बाद शीलो बोली, अपने पाप सामने आ रहे हैं। यानी कुछ समय बाद दोनों चुपचाप बैठे और फिर वह शीलो बोल रही कि अपने जो पाप है वह सामने आ रहे हैं। दिल कहता है, बच्चे को गोद में लेकर चल मरो, पाप खत्म हो, अब नहीं सहा जाता। शीलो फिर रोने लगी। शीलो बोल रही कि बच्चे को साथ में लेकर कहीं जाकर जल मरो और कहीं पर भी जाओ, खुद को ख़त्म करो और खुद के साथ खुद के जो पाप है वह भी खत्म हो जाए, ऐसा वह करी। ऐसा कहकर वह रोने लगती है। बक मत, तारा ने शीलो के होठों पर हाथ रख कर डांटा। यानी तारा ने उसको चुप कर डांटा कि मत रो, इतना परेशान करता है तो मैं तुझे ले जाऊंगी। यानी तारा कहती कि इतना परेशान करता है तो मैं तुझे ले जाऊंगी, हम दोनों अलग कोठरी लेकर रह जाएगी। यानी तारा कहती कि हम दोनों अलग कोठरी लेकर, अलग मकान लेकर रह जाएगी। तारा ने उसे अपनी स्थिति समझा दी। यानी तारा ने उसकी जो खुद की जो स्थिति है वह समझा दी। शीलो ने आंसू आंसू बहाते हुए कहा, क्या करूं, जी तो यही चाहता है मैं और लड़का दोनों मर जाए, पर उसका रतन का ख्याल आ जाता है, सुनेगा तो जाने क्या कर डालेगा। यानी वह कहती है कि मैं तो सोचती हूँ कि बच्चे को साथ लेकर मैं मर जाऊँ, लेकिन यदि रतन का ख्याल आता है, सुनेगा तो क्या कर डालेगा, उसी के यहाँ क्यों नहीं चली जाती। यानी जो रतन आता है, रतन जो है वह बच्चों की फिक्र करता है, मैं तेव नाम बता रहा था, सॉरी। तो वह कहती है कि, तो वह तारा कहती कि उसी के साथ क्यों नहीं जाती, रतन के साथ, तू भी क्या पागल है, कैसे चली जाओ। शीलो ने बहुत दुख में अपने माथे पर हाथ मारा। यानी शीलो कहती है दुख के साथ कि उसके साथ मैं कैसे जाऊँ, तू क्या पागल है, मैं क्या कर बैठी, फेरे तो
इसी मरे के साथ लिए है। यानी वह कहती है कि पहले तो मैंने पति के साथ लिए, फिर मैं रतन के साथ क्यों जाऊँ? अपना मुँह काला करो, माँ बाप का मुँह काला करो। यानी वह कहती कि अपना मुँह काला करो या माँ बाप का, यानी उसके साथ चली जाओगी तो उसके पास कभी नहीं कहा था, आज कहती हूँ। यानी वह कहती कि कभी नहीं कहा था लेकिन मैं आज कहती हूँ। मुझे इसके साथ रहना तो कभी भी अच्छा नहीं लगा, पर इसके साथ ब्याह गई थी तो धर्म समझकर मन मारकर सह जाती थी। यानी वह कहती है मैंने तो इस यानी पति के साथ कभी मैंने अच्छा लगा ही नहीं, अच्छा अच्छा लगा ही नहीं, फिर वहाँ अच्छा लग रहा था, लेकिन कभी शादी हो गई और फिर कुछ मन मारकर या धर्म को समझकर, नीति को समझकर मैं रहने लगी थी। पर इसके साथ ब्याह गई थी तो धर्म समझकर मन मारकर सह जाती थी। यानी ब्याह हुआ है, शादी हुई तो कुछ भी होकर इसके साथ ही रहना है, ऐसा वे कहती है। ये जब से ऐसी बातें करने लगा है, मुझे छूता है तो बदन में आग लग जाती है। यानी वह कहती है ये तब से ऐसी बात करने ले रतन को लेकर कि ऐसी बातें करता है तो मेरे बदन में आग लग जाती है, ऐसा वे कहती है। मरा रह भी नहीं सकता, यानी वो कहता है कि मरा जो है वहाँ रह भी नहीं सकता, लड़ता है, झगड़ता है, गालियाँ देकर रुलाता है, पर तंग करने से बाज नहीं आता। यानी वह कहती है कि चुप भी नहीं रहता, गालियाँ देता है, झगड़ता है, लड़ता है, गालियाँ देता है, रुलाता है और फिर तंग करता है, और तंग करने से रुकता ही नहीं, ऐसा वे कह रही है। इनकार करती हूँ तो गालियाँ देने लगता है, मैं कहाँ जाऊँ? शीलो फिर रोने लगी। यानी वो कहती है कि मैं इनकार करूँ तो गालियाँ देता है, झगड़ा करता है, तो मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा कहकर वो रोने लगी। मैं तो कहती हूँ तू इस पाप को खत्म कर, तारा ने गहरे श्वास से कहा। यानी तारा गहरे श्वास लेकर कह रही है कि तू इस पाप को खत्म कर, यह तो मेरी मौत से ही खत्म होगा। यानी वह कह रही है शीलो की यह जो पाप है मेरी मौत से ही खत्म होगा। तारा ने समझाया, देख तू कुछ उटपटांग न कर बैठना। यानी तारा कह रही कि तू कुछ उटपटांग, यानी तू खुद की जान का या कुछ आत्महत्या या जान देने की बात मत करना, जान देने की सोचना मत। तारा ने शीलो को अपना पता और मर्सी का फ़ोन नंबर लिख कर दे दिया। यानी तारा ने अपना खुद का पता और मर्सी का फ़ोन नंबर लिख कर दिया था। अपने दफ्तर का भी फ़ोन नंबर लिख दिया। यानी तारा ने अपने दफ्तर का भी नंबर दिया। करोल बाग में रतन का पता पूछ लिया। यानी करोल बाग में रतन कहाँ है यह पता भी पूछ लिया। ज़रूरत के लिए कुछ रुपए रख लेने के लिए भी कहाँ पर शीलो ने नहीं लिए। यानी ज़रूरत के लिए कुछ रुपए भी देने के लिए चाहे, लेकिन शीलो ने नहीं लिए। मेरे पास देखेगा तो समझेगा वह दे गया है, मेरी मुसीबत हो जाएगी। यानी वह कहती कि वह पति मेरे पास वह रुपया देखेगा कि वह दे गया, यानी रतन दे गया, ऐसा समझकर फिर मुसीबत हो जाएगी। तारा ने आश्वासन दिया, अच्छा एतवार को फिर आऊँगी, आप चलो, गुल्लू को तो बुला ले, प्यार कर लो। यानी वह तारा कहती कि मैं अब जा रही हूँ, एतवार यानी छुट्टी के दिन रविवार को मैं फिर आऊँगी, गुल्लू को मिलकर जाती हूँ, प्यार कर लो, ऐसा वह कहती है। बुला, हाय तू मेरे घर से ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए चली जाएगी। यानी वो शीलो कहती कि तू मेरे घर से ऐसे ही कुछ खाए बिना चली जाएगी। तारा ने कुछ सोचकर स्वीकार किया, अच्छा मंगा ले, क्या मंगाएंगी? यानी वह कहती है कि अच्छा मंगा ले, क्या मंगाएंगी? वह मुझे याद नहीं क्या। शीलो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे मुंगरा और रामदीते के छोले कुचले चने और रुई जैसी बहुत नरमक मेरी रोटी अच्छे लगते हैं। यानी उसको याद आया कि जो चने की रोटी और जो मुलायम रोटी और मेरी की रोटी है वह पसंद आती है, ऐसा वह कहती है। याद है हम दोनों दौड़ी मच्छी हट्टा जाकर ले आती, यानी जो मच्छी हट्टा जो नाम था उसका, वहाँ वो लाहौर में ले आती थी। किसी बच्चे को कहती हूँ ले आएगा, यहाँ लाहौर की सब चीज़ें मिलती है। यानी वो कहती कि यहाँ लाहौर की सब चीज़ें मिलती है, किसी बच्चे को कहकर ले आती हो। शीलो एक मिनट के लिए बाहर गई तो तारा ने कोठरी में आग घुमाकर देख लिया। यानी शीलो बाहर गई तो तारा ने कोठरी में आग घुमाकर देख लिया। पूरा घर एक ही कोठरी में था। बड़ी खाट के पाँवों के नीचे ईंटें रखकर उसे ऊंची कर लिया था। यानी जो बड़ी खाट थी उसके नीचे ईंटें लगाकर उसको ऊपर ऊंची जगह कर लिया था। उसके नीचे एक और खाट अकेली हुई थी, यानी उसके नीचे एक और खाट अकेली थी। छोटी खाट के नीचे दो बक्से पड़े थे, यानी उसके नीचे खाट के नीचे दो बक्से थे।
अग अलगनी और खूंटियों से कपड़े लटके हुए थे, यानी खूंटियों से इस पर कपड़े थे। एक कोने में कनस्तरों में आटा, दाल और उस पर मुरझाई हुई सब्जी पड़ी थी, यानी जो इस कनस्तर में जो डब्बे थे उसमें डिब्बों में दाल, आटा, जो भी रसोई का सामान है वहाँ था, और सब्जी थी, सूख गई थी। खाट के सिरहाने कोने में मंजे हुए बर्तन रखे थे। दीवार से एक शेल्फ लटका हुआ था, यानी था जो चारपाई थी उसके बाजू में ही बर्तन थे, और वहाँ पर एक शेल्फ था जो बर्तन रखने के लिए। शेल्फ में दूध के पाउडर के 2 डिब्बे और छोटे-छोटे डिब्बों में मसाले और दूसरी आवश्यक चीज़ें थी। यानी वहाँ शेल्फ में दूध के डिब्बे थे और छोटे-छोटे जो दूसरी आवश्यक चीज़ें थी। बाएँ कोने में पुरानी बाल्टी में मिट्टी लगाकर बनाई हुई अंगीठी भी रख दी थी। यानी जो बाएँ कोने में शेल्फ में जो अंगीठी थी, जो मिट्टी की, यानी जो चूल्हा था वहाँ रखा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।